पर जब से जन्म लिया तब से पंचायत राज में अपनी छोटी सी राजनीति मैंने देखी है। पिछले 30 साल से पंचायत राज में हम हैं। पिताजी सरपंच, अभी माँ सरपंच, मेरी पत्नी जिला परिषद। और पिताजी को मैंने देखा, वो सन 2000 में ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तब वो आदरणीय भुवनेश जी चतुर्वेदी, रामकिशन जी वर्मा साहब के साथ वो उनका कार्यकर्ता बनके वो काम करते थे। मेरे पिताजी के बुआ के लड़के राम गोपाल जी जारवाल साहब और परम आदरणीय रामनाथ जी मीना साहब, ये आपस में हमारे हम रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। वो भी राम गोपाल जी जारवाल साहब भी एमएलए रहे। इसलिए जो पुराने लोगों से सुनते थे, पुराने लोगों के साथ कई बार राजनीतिक मीटिंगों में जाने का मौका मिलता था, तो सुनते थे कि उस समय किस तरह के नेता थे और आज किस तरह की राजनीति हो गई। मैंने देखा है, एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी में भुवनेश जी चतुर्वेदी बड़े ओहदे पे इस हाड़ौती में राजनीति करते थे। उन्होंने किस तरह से राम गोपाल जी जारवाल साहब को किशनगंज से एक बार एमएलए बनाया, एक बार टिकट दिया। मुझे वो भी पता है किस तरह से सब सारे नेता आदरणीय रामनाथ जी की राजनीतिक हत्या करना चाहते थे। उस समय वो जाट नेता परशुराम जी मदेरणा और जाट नेताओं ने इस तरह से आदरणीय रामनाथ जी को इस हाड़ौती में सुरक्षित रखा। इस हाड़ौती की राजनीति अलग थलग की एक अलग ही राजनीति है। यहाँ गुटबाजियां बहुत चली है। और जब कभी भी मैंने देखा है ग्रामीण परिवेश से गांव के व्यक्ति कोई राजनीति में आना चाहता है, तो वो जो राजनीति में आता है उसके पहले उसकी राजनीतिक हत्या करने के षड्यंत्र चालू हो जाते हैं। कई बार मैंने भी प्रयास किया, लेकिन जिस तरह की 12 में भी राजनीति है, जिस तरह की कोटा में भी राजनीति है, और उस समय तो हालात बदल गए। मैंने रामकिशन जी वर्मा साहब की राजनीति भी देखी थी। जब रामकिशन जी वर्मा साहब गांवों से ढूंढ ढूंढ के लोगों को राजनीति से जोड़ते थे और कांग्रेस में पदाधिकारी बनाकर उनको मुख्य धारा में लाते थे। लेकिन अब राजनीति अलग तरह की हो गई। अब राजनीति जो चली है वो 2-3 लोगों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूम रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में एक जैसी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी में उसी दौर में जब रघुवीर सिंह जी कौशल हुआ करते थे, ललित किशोर जी चतुर्वेदी हुआ करते थे, दाऊ दयाल जी जोशी हुआ करते थे, ये जिनका मैं आपसे नाम ले रहा हूं, चाहे वो भरत सिंह जी कुंदनपुर हो, चाहे उनके पिताजी जुझार सिंह जी आप जी बना हो, या कोटा दरबार ब्रजराज सिंह जी हो, इनके पास जब गांव के लोग कोई काम से जाते थे तो काम तो मदद करते कि नहीं करते थे, लेकिन उनको सम्मान पूरा देते थे, इज्जत पूरी देते थे। उनसे ये जरूर पूछते थे कि तुम्हारी खेती बाड़ी कैसी चल रही है, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा परिवार कैसा है। लेकिन आज पंच पटेलों, किसान भाइयों, आज आप चले जाओ ओम बिरला के पास चले जाओ, या जो आज राजनीति में मुख्य पदों पर बैठे हैं उनके पास आप जाके देखो, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खेती बाड़ी कैसी है, तुम्हारा परिवार कैसे चल रहा है, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा का क्या प्रबंध है। वो तो सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे जो जिनके पास करोड़ों की जायदाद होगी, करोड़पति अरबपति होंगे। जाते ही पूछेंगे तो ये पूछेंगे तुम्हारे धंधे पानी क्या है, बिजनेस क्या है, तुम्हारा क्या धंधा, तुम हमारे किस धंधे में पार्टनर बन सकते हो। उन्हीं से वो राम राम श्याम श्याम करते हैं। और ये जो राजनीति की जो घुटन थी, क्योंकि जयपुर पढ़ने पिताजी ने भेज दिया, जब जयपुर गया तो वहां जब राजनीति बड़े लेवल पे राजनीति देखी, जब जाट समाजों की किसान राजनीति को पढ़ा, जब परशुराम मदेरणा जी, चौधरी चरण सिंह, राजेश जी पायलट साहब के बारे में जब सुनते थे और उनसे कुछ सीखने को मिला, तब एक शरीर में घुटन होने लगी, दिल में घुटन होने लगी कि हम उस हाड़ौती में कैसे रह रहे हैं, उस हाड़ौती में हम कैसे रह रहे हैं जहाँ सबसे बड़ी संख्या धाकड़ समाज की है, जहाँ मीणा समाज बहुत बड़ी तादाद में रहता है, जहाँ समाज बहुत बड़ी तादाद में रहता है, मीणा माली समाज बड़ी तादाद में रहता है। लेकिन ढूंढने से भी इनके कोई एमएलए नहीं मिलते, इनको कोई सांसद नहीं मिलते। एक जिला परिषद डायरेक्टर के टिकट मांगने के लिए जो बड़ी में जो लोग हाड़ौती में किसान जातियां रहती है, वो उन लोगों के दरवाजे पे ढोक देती है जिनके पास कोई वोट का सामान नहीं, उनके पास कोई गणित नहीं है। ऐसे में घुटन होने लगी और अपने आप को उन नेताओं के सामने खड़े कर दिए जो नेता अपने आप को मालिक मानते थे। 12 में आपने देखा होगा, एक नेता जो चाहता था उसी को कांग्रेस एमएलए का टिकट दे, वो चाहे जिसको सांसद का टिकट मिले, वो चाहे जिसको जिला परिषद मिले, वो चाहे जिसको प्रमुख बनाए, वो चाहे जिसको प्रधान बनाए।
मैंने कहा नरेश मीणा गुलाम नहीं है, नरेश मीणा राजनीति में है तो बराबर का सम्मान दोगे तो तुम्हारा साथ बैठूंगा। अगर तुम ये सोचोगे कि नरेश मीणा को जैसे बाकी लोगों को तुमने गुलाम बनाकर राजनीति में नीचे के ओहदे पे बिठाना चाहते हो, नरेश मीणा नीचे के ओहदे पे नहीं बैठेगा। नरेश मीणा का समाज तुमसे 10 गुना 50 गुना ज्यादा है, नरेश मीणा के पास वोटों की ताकत तुमसे ज्यादा है, तो नरेश मीणा जैसे तुम जैसे बैठे हो वैसे तुम्हारे बराबर की सीट पे बैठेगा। लेकिन जब नरेश मीणा जब उनके बराबर में बैठने की प्रयास करने लगा, वो सचेत हो गए। जिस तरह से भ्रूण हत्या की जाती है, नरेश मीणा की भी राजनीति में भ्रूण हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो भूल गए मैं राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकलकर हाड़ौती में आया हूं, जहां इस राजस्थान के सबसे ज्यादा पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां इस राजस्थान के सबसे बड़े नेताओं के बच्चे राजनीति करते हैं, उनके बीच में राजनीति सीख कर आया हूं। और आपको देखा होगा बारा की धरती पे जिसने मेरी राजनीति खत्म करने का प्रयास किया, मेरा नाम तो आज चल रहा है कोटा बूंदी नहीं पूरे राजस्थान में नरेश मीणा को लोग प्रचार करने के लिए बुला रहे, और जिसने मेरी राजनीति हत्या करने की कोशिश की उसको घर बिता दिया, और जो थोड़ा बहुत बचा है उसको परमानेंट खत्म कर दूंगा। और इसीलिए बारा की जनता ने मेरी लाज रखी, बारा के लोगों ने मेरे पे विश्वास रखा, बारा की जनता ने, बारा के युवा साथियों ने मुझे जिंदा रखा। लेकिन अब कोटा बूंदी की इसी धरती पे आया हूं क्योंकि उस जिस व्यक्ति से वहां लड़ा उसका कोई राजनेता, उसका कोई बाप था, तो वो ओम बिरला उसका बाप था। ओम बिरला का बाप वो अमित शाह बैठा है। इसलिए आम व्यक्ति में ईडी का छापा पड़ता है, आम व्यक्ति में सीबीआई का छापा पड़ता है, लेकिन जिस व्यक्ति चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, ये जो रिश्तेदारी की राजनीति करते हैं, अब हम भी समझ गए जब तुम कांग्रेस बीजेपी में रह के आपस में रिश्ते निभाते हो तो हम भी कांग्रेस बीजेपी में रह के अपने रिश्ते निभाएंगे। जब तक तुम नहीं सुधरोगे, जब तक तुम्हें सुधार नहीं देंगे, तब हम भी आपको तो उन जगह रहने देंगे। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं आपके बूंदी में आया था, कुछ दिन पहले मुझे बूंदी में बुलाया और वो जो मेरा स्वागत किया, आज तक वो मेरे मन मस्तिष्क से वो स्वागत निकला नहीं है। और आज जब मैं 3-4 कार्यक्रमों में बूंदी में आया हूँ, फर्स्ट मेरा करवर कार्यक्रम था, फिर कापरेन था, आज के बीच में आया हूँ। इतनी रात को जिस तरह से आप आशीर्वाद देने मुझे आए, जिस तरह से कापरेन में मुझे आशीर्वाद देने लोग आए, जिस तरह से करवर में लोग आए, उससे विश्वास हो गया कि जिस तरह से बारा की धरती पे बारा के लोगों ने, बारा के युवा साथियों ने नरेश मीणा को राजनीति में जिंदा रखा। जब नरेश मीणा बिरला से लड़ने आया तो यही लोग है, यही जनता है जो नरेश मीणा के खातिर इस बिरला का भी अंत कर देगी, इस बिरला की भी तंगबाजी ढाल देगी। इस विश्वास के साथ कोटा बूंदी में मैं आया हूं। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं देख रहा था बिरला के पास कोई सामान नहीं बचा। बिरला कहीं जाकर ये विकास के नाम पर, कोई मुद्दों के नाम पर वोट मांग नहीं सकता। अगर बिरला के पास बचा है, अब तो मोदी कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, बोल रहा है मोदी को नहीं तो मध्य पर मोदी का नाम सू दे दो, अरे नहीं तो मध्य पर मंदिर का नाम सू दे दो। और जब लोगों को पता लग गया कि अब राम मंदिर के नाम पर कई बार आप वोट ले गए, मोदी के नाम पर आप 10 साल से वोट ले गए, अब न मोदी के नाम पर वोट मिलने वाला, न राम भगवान के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला। अरे उस भगवान राम के लिए इन्होंने नारा चला रखा है, इन्होंने भगवान राम के ऊपर एक नारा चला रखा है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मैं इन चोरों से कहना चाहता हूं, उस भगवान राम जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जो हम सबको धरती पर लेके आया, तुम्हारी क्या औकात है बीजेपी वालों जो तुम उस भगवान राम को लाओगे? भगवान तो कर में बसता है, भगवान तो मन में बसता है, भगवान तो हर आत्मा की आत्मा में बसता है। और ये तो वो अन्नदाता है, ये तो वो अन्नदाता है, ये तो वो किसान है जो गांव में कोई पंडित जी या कोई मंदिर वाले इस किसान के दरवाजे पे जाता है तो ये खुद भूखा रह जाता है, लेकिन पंडित को खाली हाथ घर से नहीं भेजता। ये अन्नदाता हुआ है जो दिन रात मेहनत करता है, इसको तो धर्म की जरूरत भी नहीं है। मैं कहता हूँ किसानों को कोई यात्रा धर्म की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिसका किसान का 1 बीघा का अगर खेत है, किसी किसान का 1 बीघा का खेत है, और जो किसान 1 बीघा की खेती करता है, सोचो उस 1 बीघा की जब फसल खड़ी रहती है, कितने पखेरु, कितने पक्षी उसमें चूहा चुगते हैं और वो फसल कट जाती है। उसके बाद कितने जानवर हमारे खेतों में अपना पेट बोलते हैं, और वो किसान उसके बाद अन्न पैदा करके संसार को पाल रहा है, संसार का अन्नदाता है। अन्नदाता सबसे बड़ा अगर दुनिया में दाता है, अगर जिसको कहते हैं कि क्या नाम से करण सबसे बड़ा दानदाता था, मैं ये कहता हूं अगर करण से
भी बड़ा धरती में कोई दान देता है तो वो इंसान में बेटा अन्नदाता है, जो पक्षियों को भी पालता है, जानवरों को भी पालता है और संसार के जनता को अपना अन्न पैदा करके खिलाता है। इससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, जिस तरह से ये जो 10 साल से बेवकूफ बना रहे थे, मोदी कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, बिरला मोदी के नाम पर वोट तब मांगता जब मोदी से IIT खुलवा देता, मोदी से एयरपोर्ट खुलवा लेता, मोदी से एम्स खुलवा लेता, तब मोदी के नाम पर वोट मांगता। तुझे इसी कोटा में कुछ दिया नहीं, इसलिए अब तेरे पास कुछ बचा नहीं, और जब इसके बाद कुछ नहीं बचा तो इसने एक नया पैतरा अपनाने का प्रयास किया। इसने केतुर में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रयास किया, उसका वो फेल हो गया। फिर दूसरा प्रयास किया कि गुजर मीणा में जो देश था को दोबारा पैदा कर दो, दोबारा गुजर मीणा में खाई डाल दो। और मुझे वो दिन पता है, यहाँ बड़ी संख्या में गुजर समाज और मीणा समाज के लोग बैठे होंगे। वैसे तो 36 कौम आज जिस तरह से गुंजर साहब को आशीर्वाद दे रही है, लेकिन इस एरिया में क्योंकि गुजर मीणा समाज की चुनाव में चर्चा ज्यादा चल रही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक समय था 2006 से गुजर मीणा आंदोलन राजस्थान में चला, और गुजर मीणा आंदोलन चला, गुजर समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा था। बाद में जब मीणा समाज को समझ में आया ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बाद में मीणा समाज ने भी उनका स्वागत किया, सत्कार किया, और उनको जो आरक्षण मिला वो अलग से मिला। लेकिन उसके बाद इन दोनों समाजों में इस तरह का अवेयरनेस से बना दिया था, कड़वाहट ला दी थी, जिसका नुकसान उसके बाद में आंदोलन के बाद में हमें चुनावों में देखने को मिला था। जहां मीणा समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था रिजर्व सीट पे, तो गुजर समाज किसी दूसरे वर्ग के ST के लोगों को लाया, और यही कारण था कि पश्चिम में 70,000 90,000 मीणाओं की संख्या होने के बाद भी एक धान का MLA बन गया, राजगढ़ में एक धान का MLA बन गया, कई जगह सरपंचों में, प्रधानों में, प्रमुखों में इस तरह का प्रयोग किया गया। और उसी तरह मीणा समाज ने जहां जहां गुजर चुनाव लड़ा, उस गुजर को हराने के लिए जो OBC के दूसरे लोग लड़े, उनको गुजरों को हरा के OBC को, और इसका नुकसान दोनों समाजों को हुआ। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले दिनों जिस तरह से मैंने सचिन पायलट के साथ हाथ पकड़कर उनके साथ राजनीति की, मैंने पिछले 10 साल से मैं गुजर मीणाओं की एकता पे काम कर रहा हूँ। मैं गुजर मीणाओं के लिए हर जगह जा रहा हूँ कि कैसे भी करके इन दोनों समाजों को मैं एक कर दूं। और आज मैं देख रहा हूँ, आज इस कोटा बूंदी के इस चुनाव की जो दोनों समाजों में जो एकता है उसकी मिसाल दी जा रही है, उसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है कि गुजरों से ज्यादा मीणा समाज प्रहलाद गुंजर के साथ खड़ा है, मीणा समाज प्रहलाद गुंजर को साथ दे रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीणा समाज को, क्योंकि मैंने बूंदी में भी कहा था, हे मेरे मीणा समाज, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें राजनीति में आगे बढ़ना है, तुम्हें धंधे पानी में आगे बढ़ना है, तो तुम एकला चलने की राजनीति को छोड़ दो, तुम एकला मत चलो, सब लोगों को लेके चलो। आज हमें खुशी होती है जब समृद्ध शर्मा बैठे हो, जब सत्यजी शर्मा बैठे हो, हमें खुशी होती है जब कोई राजपूत समाज हमारे साथ बैठे हो, जब कोई ठाकर समाज हमारे साथ बैठे हो, तब हमें खुशी होती है। कई लोग नरेश मीणा के लोग कह देते हैं वो जाति की राजनीति करता है। वैसे तो ये बात सही है, जो जाति का जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति के बारे में नहीं सोचेगा तो वो दूसरी जातियों का भी भला नहीं कर सकता। इसलिए मेरा ये फर्ज है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ उस घर की भी चिंता मैं करूँ, जिस गोत्र में पैदा हुआ हूँ उस गोत्र की भी मैं चिंता करूँ, जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ उस गांव की भी मैं चिंता करूँ, जिस जिले में मैं पैदा हुआ उस जिले की भी मैं चिंता करूँ, मैं इस राजस्थान की चिंता करूँ, मैं इस देश की चिंता करूँ। लेकिन मेरा ये फर्ज है, मैं इस मीणा समाज से इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ, सबको सम्मान दो। अगर तुम दूसरों को सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा, क्योंकि हम बहुत पिछड़ गए। आप धैर्य पे इन पे इस तरह की बात ना करें। और मैं देख रहा हूं अगर भगवान की दया से आप लोगों का अगर इसी तरह नरेश मीणा पे आशीर्वाद रहा, नरेश मीणा पे विश्वास रहा, तो इस हारोती की राजनीति को बदलने निकला हूं। हारोती की राजनीति को ऐसी जगह लेके जाऊंगा जब राजनीतिक पद भी तुम्हारे पास होंगे, जहां तुम्हारे पास फैक्ट्री में तुम्हारे मैनेजर बनेंगे, काम धंधे तुम्हारे पास होंगे। उस दिन का मैं तो सपना देखना चाहता हूं मेरे किसान भाइयों, मेरे पंच पटेलों। अभी चुनाव का समय, चुनाव में वोटों के लिए कई तरह के तरीके निकाले जाते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी भी हमारे बीच में वोट मांगने आए थे। कई पत्रकारों ने मेरे से पूछा, एक तरफ डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ नरेश मीणा तुम वोट मांग रहे हो, किसका क्या होगा? मैंने उनसे कहा, मैं आपसे भी कह देना चाहता हूं, किरोड़ी लाल जी मेरे लिए कल भी भगवान थे, किरोड़ी लाल जी मेरे लिए आज भी भगवान है।
किरोड़ी लाल जी मेरे लिए आगे भी भगवान रहेंगे। जब तक जिंदा हूं तब तक किरोड़ी लाल को आदर्श मानता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो। उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, मेरी विचारधारा अलग हो सकती है। और आपने देखा होगा ये बच्चा जो बोल रहा है ये वही शख्स है जिसने किरोड़ी लाल जी को चोट पड़ी तो खून का तिलक किया। ये वही नरेश मीणा है, ये वही नरेश मीणा है। जब किरोड़ी लाल जी आंबागढ़ का मामला चल रहा था, किरोड़ी लाल जी की राजनीतिक हत्या करने का, उनको समाज में नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा था। किरोड़ी लाल जी मीणा आंबागढ़ में थाने में गिरफ्तार हो गए थे। मैं देख रहा था एक तरफ 5,000 लोग मेला लगा के बैठे थे और किरोड़ी लाल मीणा को थाने में बंद कर लिया था और वहां उनको अपमान किया जा रहा था, पुलिस द्वारा अपमान किया जा रहा था। तो नरेश मीणा से रोका नहीं गया। नरेश मीणा कांग्रेस में होते हुए भी किरोड़ी लाल को रिहा करवाने के लिए सड़क पर उतर गया और जयपुर की सड़कें जाम कराकर किरोड़ी लाल को रिहा कराया। मैं कहना चाहता हूं लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब जिनसे जिंदगी भर केवल भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगा दी, जिन्होंने डॉक्टर साहब ने अपने समाज के लिए बहुत किया, लेकिन अंत में उन्होंने जो बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम किया, बीजेपी का झंडा बुलंद करने का काम किया, उस बीजेपी ने उनको क्या दिया, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आदरणीय डॉक्टर साहब हम मान सम्मान आपका करते हैं। जब भी हालांकि की धरती पर आप आए आपके पलक पावड़े बिछा के ये हालांकि की जनता आपके स्वागत में खड़ी रही, लेकिन ये जनता अब आपके कहने पे वोट नहीं देगी, ये आपके कहने पे बीजेपी को वोट नहीं देगी। उसका एक कारण है आदरणीय डॉक्टर साहब आपके कहने पे इस समाज ने राजपा को वोट दे दिया, आपके कहने में डॉक्टर साहब इस बार बीजेपी की सरकार बना दी, लेकिन ये समाज चाहता था कि बीजेपी भी जितना बीजेपी के लिए आप कर रहे हो, जितना पसीना खून बीजेपी के लिए बहा रहे हो, आदरणीय डॉक्टर साहब ये समाज चाहता था कि बीजेपी आपको मुख्यमंत्री बनाती। जब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ये समाज आंखों में सपने लेके बैठा था। इसको समाज को नींद नहीं आई थी। जिस दिन मुख्यमंत्री घोषित हो रहा था ये समाज एक बेचैन था, ये समाज में हलचल हो रही थी। समाज देख रहा था हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेगा, फिर मुख्यमंत्री नहीं बने तभी समाज में सोचा चलो कोई नहीं, जिस तरह से सचिन पायलट को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया उसी तरह किरोड़ी लाल जी को भी बीजेपी मुख्यमंत्री बना देगी। लेकिन उस मुख्यमंत्री ने भी जब नाम सुने दिया कुमारी प्रेमचंद का तो ये समाज पूरा निराश हो गया, पूरा समाज होपलेस हो गया। उसके बाद समाज ने सोचा कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी को गृह मंत्रालय मिल जाएगा तो थाने कचहरी में अपनी दुकान चला लेंगे, कहीं एक टोली रेत बेच लेंगे, कहीं भाटा बेच लेंगे, अपना सेटअप जमा लेंगे। लेकिन वहां भी निराशा मिली और एक ऐसे व्यक्ति जिसके 4 वोट नहीं दिला सकता उसको पूरा पंचायत राज, उसको शिक्षा मंत्रालय, और एक किरोड़ी लाल जिसके कहने पे 7% मीणा समाज एक तरफा बीजेपी को वोट दे गया, उस किरोड़ी लाल को ऐसा डिपार्टमेंट दिया जो भी काट छाट के दिया, जिसका कान किसी को दे दिया, नाक किसी को दे दी, मुंह किसी को दे दिया, किरोड़ी लाल जी को बीच का पेट दिया जो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों जब किरोड़ी लाल का अपमान हुआ है मैं उनके अपमान का बदला लेने के लिए खड़ा रहा हूं। और अब मैंने भी कसम खाई है किरोड़ी लाल जी आपका जो भारतीय जनता पार्टी ने अपमान किया है, आपका जो मान को गिराया है, उस भारतीय जनता पार्टी को नष्ट नाबूद कर देंगे। उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस ओम बिरला को इतने वोटों से हराएंगे जो नरेंद्र मोदी को भी पता लग जाएगा कि किरोड़ी लाल का अपमान करने के कारण मीणा समाज ने बीजेपी को टपकी नहीं लगाई, बीजेपी को टपकी नहीं लगाई। मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, एक चर्चा और चल रही है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं अगर हमारी सीटें आ गई तो संविधान को खत्म कर देंगे। उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, जिस बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के संविधान ने हमें आरक्षण दिया। अरे वो अमित शाह आया था, वो अमित शाह कोटा की धरती में कह रहा था कि क्या नाम से जब तक हम जिंदा रहेंगे आरक्षण को आज नहीं आने देंगे। मैं अमित शाह तेरे से कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुन रहे तो कहना चाहता हूँ और आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, आरक्षण तो उसी दिन खत्म कर दिया गया जिस दिन बिरला की छोरी बिना टेस्ट दिए, बिना इंटरव्यू दिए, बिना परीक्षा दिए जब बिरला की छोरी जब कलेक्टर बन सकती है तो उसी दिन आरक्षण खत्म हो गया। मान लो मेरे प्यारे भाइयों, ये जिस तरह से स्वायत्त संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं, रेलवे को निजी हाथों में, पोर्ट को निजी हाथों में, ये जो रेल बेच रहे, तेल बेच रहे, इनका क्या प्लान है? इनका यही प्लान है कि डायरेक्ट इनकी औकात नहीं है, ना मोदी की औकात, ना अमित शाह की औकात जो हमारे आरक्षण को छेड़खान कर दे, लेकिन आरक्षण को
सीधा नहीं हटाएंगे। ये पिछवाड़े से जैसे कान दूसरे उससे पकड़ते हैं, ऐसे पिछवाड़े से आरक्षण को खत्म करने में लगे हुए हैं। निजीकरण क्या है? निजीकरण का मतलब यह है कि निजीकरण करके कंपनियों के हाथों में दे दो और वहां से आरक्षण को खत्म कर दो। आपके आसपास जो पावर स्टेशन है, जो लाइट के ग्रेड है, उनको सुविधा पे दे दिया गया है, उनको ठेकों पे दे दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, उन जो ग्रेडों पे जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं वो क्या रिजर्व कैटेगरी के हैं? उन जिनको ठेकेदार है जो टेंडर लेके बैठे हैं, वो जिसको मर्जी लगाते हैं उसी को नौकरी लगाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे किसान भाइयों, ये चुनाव एक हटकर चुनाव है। इस चुनाव को आप अगर प्रहलाद कुंजल को चुनाव जिताते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, हमारा भाईचारा मजबूत होगा, हिंदू मुस्लिम का सौहार्द बढ़ेगा। इस हालत की राजनीति में किसान राजनीति का उदय होगा। और मैं देख रहा हूँ, अभी आया था एक गांव में, एक गांव पड़ता है जहां 3000 बीघा जमीन, 3000 बीघा गेंडेली गांव में ST/SC की जमीन जो बिरला ने जिसके तारबंदी करवा दी और ये कहा कि इसको गौशाला के लिए बनाऊंगा। मैं कहना चाहता हूँ, हे ओम बिरला, तेरे को फैक्ट्री लगाने के लिए इन किसानों की जमीन मिलती है, तेरे को गौशाला खोलो तो इन किसानों की जमीन मिलती है। मैं कहना चाहता हूँ बिरला, अगर तुझे गौशाला खोलनी है तो तेरे काले खेत में खोल, तुझे धर्म करना है तो तेरे काले खेत में खोल। मेरी किसानों की जमीनों पर अब आंच नहीं आने देंगे, किसानों की शुगर मिल पर आंच नहीं आने देंगे। मैं कह देना चाहता हूँ, प्रहलाद कुंजल को चुनाव जिता दो। मैं कहना चाहता हूँ किसानों, इस किसान के बेटे प्रहलाद कुंजल को चुनाव जिता दो। प्रहलाद कुंजल चुनाव जीत गए तो तुम्हारी गूंज दिल्ली में भी होगी। और तुम्हें विश्वास देके जा रहा हूँ, तुम्हें विश्वास देके जा रहा हूँ, तुम्हें आश्वस्त करके जा रहा हूँ। जैसे 12 की धरती में नरेश मीणा ने किसानों के लिए कलेक्टर एसपी को ट्रैक्टर के बोनट पे खड़ा कर दिया था, जैसे नरेश मीणा ने 12 की धरती पे किसानों को बीमा पैसे दिलाने के लिए रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था, उसी तरह से कुंजल और ये नरेश मीणा और सारे कांग्रेस के सेनापति मिलकर किसानों को समस्या नहीं आने देंगे। उस शुगर मिल को भी चलवाएंगे। और गेंडेली की जो उन्होंने बाड़ेबंदी की है, 3000 बीघा जमीन पर जो बिरला ने कब्जा करना चाहता है, अरे बिरला, ना तेरा गेट बजेगा ना तारा बजेगा, कोई आएगा नहीं आएगा। नरेश मीणा अकेला जेसीबी लगा कर तोड़ देगा। इसलिए मेरे किसान भाइयों, अगर आपको भरोसा है, अगर आपको भरोसा है इस बेटे पे, अगर आपको भरोसा है इस किसान के बच्चे पे, तो विश्वास करके देखो। मेरे अगर विश्वास आप पे खड़े नहीं उतरेंगे, अगर आपके भरोसे पे खड़े नहीं उतरे, तो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे तो जूतों की माला पहनाना ही पहनाना। अगर कुंजल भी खड़ा नहीं उतरे तो अगली बार आए तो प्रहलाद कुंजल को भी जूतों की माला पहना देना, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूँ। लेकिन एक बार कम से कम पहली बार कुंजल तुमसे वोट मांगने आ रहा है, और पहली बार इस बूंदी की धरती में आपका बेटा नरेश मीणा वोट मांग रहा है। एक बार हमारा मान रख लो, एक बार हमारा सम्मान रख लो, एक बार हमारे खातिर कुंजल को एक तरफा चुनाव जिता दो। इसी मिन्नत के साथ आपके बीच में आया हूँ, इसी निरंतर के साथ गाँव में घूम रहा हूँ, सड़कों पे घूम रहा हूँ, और ये देख रहा हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं इतना सा निवेदन करूंगा, आप सब लोग अभी गांव में जाओगे, आप सब लोग गांव में जाओगे, अगर आपको इस बेटे की बातों पे विश्वास हो, आपको इस बच्चे की बातों पे विश्वास हो, तो गांव में जाते ही सबसे पहले काम ये करना, अपने गांव की वोटिंग लिस्ट को अपने गांव की वोटिंग लिस्ट को तलाशना। उसमें जितने भी वोट गांव में नहीं है, उनको एक एक वोट को फोन कर करके बुलाना, एक एक वोट को फोन कर करके बुलाना। मैं चाहता हूं हमारे जितने भी गांव हैं उनमें 95% से ज्यादा मतदान होना चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद करना चाहता हूं। और अगर यहाँ तालेला के आसपास के गांव जो लाडपुर है, उसके कोई पंच पटेल है, लाडपुर का मेरा निवेदन है, और आप लोगों का भी, एक लाडपुर गांव है तालेला के पास, वहां 3-4 गांव में मुझे थोड़ा कांग्रेस कमजोर नजर आती है। अगर आप मेरी बात मानो तो उन रिश्तेदारों से कहना कि ये किसान के बेटे की सेठ से लड़ाई है, ये किसान के बेटे का चुनाव सेठ जी से हो रहा है। इस बार प्रहलाद कुंजल को जिता दो, आगे तुम्हारी मर्जी जो करना, पर इस बार तो नरेश मीणा के खातिर उस लाडपुर गांव में एक तरफा वोट प्रहलाद कुंजल को दिलवा देना, क्योंकि मुझे सूचना आई कि वो गांव हमारा कमजोर है। जिनके भी रिश्तेदार नातेदार लाडपुर गांव में हो,
उन पर ध्यान देना। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर लाडपुर के गांव के लोग मेरे को सुन रहे हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि लाडपुर की जनता, लाडपुर के गांव के लोग 100% कांग्रेस को वोट देंगे। और ऐसे और भी कोई गांव हो जहां कांग्रेस कमजोर है, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि एक बार तो कम से कम इस नरेश मीणा के खातिर, इस नरेश के खातिर आप कुंजल को आशीर्वाद दे दो। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय नरेश जी मीणा साहब। इसी क्रम में निवेदन करूंगा